Everyone, hello everyone. I welcome you on ECMA classes. Today we are going to discuss some MCQ which covers your 40% of marks, that is Indian Contract Act 1872. अगर आप फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं, चाहे वो CS, CMA के हों, तो आप देख सकते हैं इस वीडियो को. ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है. जो आपका CMA का जो एग्ज़ाम है फाउंडेशन का, वो सेकेंड ऑफ जैन से है, तो ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है. तो यही कहूँगा कि वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी ज़्यादा समझ में आएगा. अगर आपने इससे पहले का लेक्चर नहीं देखा जो कि इसके थ्योरी पे बेस्ड है, तो वो जाके आप ज़रूर देखिए. उसके बाद आपको ये वीडियो जो है ज़्यादा समझ में आएगा. और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिए. और आप वीडियो को लाइक करके हमें बता सकते हैं कि आपका आपको ये वीडियो कैसी लगी. अगर अच्छा नहीं लगता है तो भी आप बता सकते हैं कमेंट करके. तो चलिए आगे देखते हैं कि क्या क्या है. अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हम आपके लिए रेगुलर वीडियो अपलोड करते रहें अपने चैनल पे. तो चलिए देखते हैं आगे. पहला क्वेश्चन, द सोर्स ऑफ लॉ. द सोर्स ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सोर्स पूछ रहा है इसमें. ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए में है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. तो ये तो होगा ही. जुडिशियल डिसीजन कोई आता है तो इसका भी इम्पैक्ट होता है, ये भी है. कस्टम्स और यूसेज ऑफ ट्रेड, ये भी है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी एबव. तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव. द सोर्स ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. जुडिशियल डिसीजन, जैसे कोई कोर्ट का डिसीजन आता है तो वो भी इम्प्लाई होता है इस पर. और कस्टम और यूसेज ऑफ ट्रेड से कुछ आता है तो वो भी. तो इसका इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी एबव. अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं. लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है तो आपको इसका आंसर पता होगा. ऑप्शन देख लेते हैं हम. इज द होल लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन, इज द होल लॉ ऑफ अग्रीमेंट, या फिर डील्स विथ ओनली सच लीगल ऑब्लिगेशन विच अराइज फ्रॉम अग्रीमेंट, या फिर डील्स विथ सोशल अग्रीमेंट. तो अगर आप देखें तो इसका जो जैसे डील्स विथ सोशल अग्रीमेंट ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सोशल अग्रीमेंट तो इसका आंसर नहीं होगा. इसका आंसर हो जाएगा आपका ये सी, डील्स विथ ओनली सच लीगल ऑब्लिगेशन विच अराइजेज फ्रॉम अग्रीमेंट. जो अग्रीमेंट से लीगल ऑब्लिगेशन, इस पॉइंट पे आप ज़्यादा फोकस करेंगे, लीगल ऑब्लिगेशन पे. लीगल ऑब्लिगेशन जिस अग्रीमेंट से अराइज होगा ना, वहाँ पे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डील करता है. ठीक है. सोशल अग्रीमेंट अगर अराइज होता है किसी भी अग्रीमेंट से, तो वहाँ पे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि सोशल अग्रीमेंट में जिसके साथ आपने अग्रीमेंट किया है, अगर सामने वाला बंदा परफॉर्म नहीं भी करता है तो आप उसके खिलाफ कोई लीगल चीज़ नहीं कर सकते, कोई केस फाइल नहीं कर सकते किसी भी तरीके के लिए. ठीक है. लेकिन जहाँ पर लीगल ऑब्लिगेशन आ जाती है कि आपको ये परफॉर्म करना है और नहीं करता है, तो जो भी आपको डैमेज हुआ है या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जब होता है, तो उस केस में आप केस फाइल कर सकते हैं. तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डील्स विथ ओनली सच लीगल ऑब्लिगेशन व्हिच अराइज फ्रॉम अग्रीमेंट. तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा सी. अब हम आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, सोशल अग्रीमेंट. सोशल अग्रीमेंट आर ऑप्शन ए, enforceable in the courts, not enforceable in the courts, subject to legal obligation made by social worker. तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा बी, नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट. सोशल अग्रीमेंट, जैसा कि हमने सेकेंड क्वेश्चन में डिस्कस किया, किसी भी अग्रीमेंट से अगर सोशल ऑब्लिगेशन अराइज होती है तो क्या वो इन्फोर्सेबल होगा इन द कोर्ट में? तो आंसर इज नो. तो इसलिए सोशल अग्रीमेंट आर नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट. तो इसका आंसर इसलिए हो जाएगा बी. फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हम. मर्केंटाइल लॉ. मर्केंटाइल लॉ इज एप्लीकेबल टू बिजनेसमैन ओनली, इज एप्लीकेबल टू एवरीबॉडी, इज एप्लीकेबल टू नॉन बिजनेसमैन ओनली, इज एप्लीकेबल टू इंडियंस ओनली. तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा बी, इज एप्लीकेबल टू एवरीबॉडी. फिफ्थ क्वेश्चन पे हम देखते हैं. अ कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ म्यूचुअल प्रॉमिस और अग्रीमेंट विच आर इन्फोर्सेबल बाय लॉ, या फिर अग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, या फिर इनवॉलेंटरी ऑब्लिगेशन, या फिर नॉन ऑफ द. तो इसका आंसर
आपको पता होगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। वो अग्रीमेंट जो इन्फोर्सिबल वाला हो तो डेट इज कॉन्ट्रैक्ट। अ कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ म्यूचुअल प्रॉमिस, या फिर अग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सिबल बाय क्या हो, लॉ हो, जो कि इन्फोर्सिबल बाय लॉ हो। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे, एन अग्रीमेंट टू क्रिएट लीगल लायबिलिटी। कोई भी अग्रीमेंट जो क्रिएट करता है लीगल लायबिलिटी, यानी कि लीगल ऑब्लिगेशन अराइज करता है, तो वो क्या इन्फोर्सिबल बाय लॉ है? तो आंसर इज यस, ऑफ कोर्स इन्फोर्सिबल बाय लॉ होगा, क्योंकि अग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सिबल बाय लॉ है वो कॉन्ट्रैक्ट है, और वो अग्रीमेंट जो क्रिएट करता है लीगल लायबिलिटी वो भी कॉन्ट्रैक्ट है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो है जो कि हमने सेकेंड नंबर क्वेश्चन में देखा था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आप सीधे आप ऑप्शन अगर पढ़ेंगे तो ऑप्शन ए में है इज नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ, इज अ वॉइड अग्रीमेंट, या ऑप्शन सी में इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ, और ऑप्शन डी में है नॉन ऑफ द एबव। तो जब आप ऑप्शन को पढ़ेंगे तो थोड़े ध्यान से पढ़ेंगे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ। अग्रीमेंट जो कि क्रिएट क्या करता है, लीगल लायबिलिटी या फिर लीगल ऑब्लिगेशन। लीगल ऑब्लिगेशन कोई अराइज होता है किसी भी अग्रीमेंट से, या फिर लीगल लायबिलिटी क्रिएट होता है किसी भी अग्रीमेंट से, तो वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ है और वो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ऑब्लिगेशन बिटवीन पार्टीज दैट फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट। ऑब्लिगेशन दो पार्टीज के बीच में है, तो वो कब कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में आ जाएगा? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑल काइंड्स ऑफ ऑब्लिगेशन, सारे ऑब्लिगेशन क्या इस कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में आ जाएंगे? नहीं, वही सिर्फ जो कि लीगल ऑब्लिगेशन होगा, जो कि व्हिच एस्पायरिंग फ्रॉम अग्रीमेंट। बार बार ये मतलब एक ही कॉन्सेप्ट को रिपीट कर रहे हैं, तो इससे बहुत उम्मीद है कि कम से कम 2 क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो आप अच्छे से पढ़ के जाइए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, आर लीगल ऑब्लिगेशन व्हिच एस्पायरिंग फ्रॉम अग्रीमेंट। कोई भी ऑब्लिगेशन दो पार्टीज के बीच में अराइज होगा, तो अगर कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं, लीगल ऑब्लिगेशन, जब लीगल ऑब्लिगेशन दो पार्टी के बीच में अराइज हो रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, अब हम 8th नंबर देखते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट और एन ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म अ प्रॉमिस कुड अराइज इन द फॉलोइंग वेज। अ कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट या फिर ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म अ प्रॉमिस could arise in the following ways: by an agreement and contract, by standard form of contract, by promissory estoppel, none of the above। तो इसका आंसर सिंपल है, by agreement and contract। अग्रीमेंट के द्वारा और कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा कोई भी ऑब्लिगेशन जो परफॉर्म कर रहा है, जो भी मतलब दो पार्टी के बीच में कोई अग्रीमेंट हुआ जिससे कि एक लीगल ऑब्लिगेशन अराइज हुआ, तो जो भी प्रॉमिस हुआ है उसको परफॉर्म करना है, तो वो कैसे हो सकता है? अग्रीमेंट के द्वारा और कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा। वो कैसे अराइज होगा? अग्रीमेंट के द्वारा और कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा, बाय अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। अब हम देख लेते हैं 9th क्वेश्चन। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स, अब ये ध्यान में देखिए 9th क्वेश्चन। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स शुड बी इन राइटिंग, शुड बी ओरल, शुड बी रजिस्टर्ड, या फिर नॉन ऑफ द एबव। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना, अगर यहाँ पे सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट होता इस क्वेश्चन में, ठीक है, अगर यहाँ पर सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट होता, ऑल नहीं होता, तो इसका आंसर ये भी होता, शुड बी इन राइटिंग में भी हो सकता है, शुड बी ओरल भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ऑल कॉन्ट्रैक्ट है, सारे कॉन्ट्रैक्ट। क्या सारे कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ राइटिंग में ही होंगे? शुड बी इन राइटिंग, तो आंसर इज नो। शुड बी ओरल, आंसर इज नो। शुड बी रजिस्टर्ड, आंसर इज नो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नॉन ऑफ द एबव। बहुत सिंपल है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? नॉन ऑफ द एबव। तो जैसा कि मैंने बताया, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट मे बी इन राइटिंग, मे बी ओरल, ठीक है, मे बी एक्सप्रेस्ड, मे बी इम्प्लाइड। लेकिन यहाँ पे नॉन ऑफ द एबव आंसर क्यों आया? क्योंकि सारे कॉन्ट्रैक्ट बोला है। हर एक कॉन्ट्रैक्ट क्या राइटिंग में ही होंगे? नहीं।
क्या ओरल में ही होगा? नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नॉन ऑफ दी एबव। अब हम 10th क्वेश्चन देखते हैं। अ फॉरेनर, एक फॉरेनर है जिसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो क्या आप कर सकते हैं या नहीं, वो हम ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन ए है इज कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट इफ ही फुलफिल्स द कंडीशन ऑफ सेक्शन 11। ऑप्शन बी है इज नॉट कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए कॉम्पिटेंट ही नहीं है। अगर आपने थ्योरी लेक्चर देखा है तो आपको पता होगा। ऑप्शन सी है कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विथ परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विथ परमिशन ऑफ कोर्ट, क्या कोर्ट के परमिशन के थ्रू वो एंटर कर सकता है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन के थ्रू एंटर कर सकता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ये कॉम्पिटेंट तो है एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए अगर वो सेक्शन 11 की कंडीशन को फुलफिल कर देता है, ठीक है। अगर एलियन इनेमी है, जैसे कि इंडिया है और पाकिस्तान है, दोनों के बीच में अभी युद्ध है, मतलब वॉर शुरू हो गया है, तो क्या आप इन पाकिस्तान के लोगों के साथ किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हो? तो आंसर इज नो। तो एलियन इनेमी के साथ आप नहीं कर सकते। अगर वॉर छिड़ी हुई है तो एलियन फ्रेंड्स हैं तो उसके साथ कर सकते हो। तो इसलिए फॉरेनर जो है वो कॉम्पिटेंट तो है एंटर करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन वो तभी एंटर करेगा जब वो कंडीशन फुलफिल करता है। किसका? सेक्शन 11 का, तो वो एंटर कर सकता है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको 10 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन 11 के ऊपर फोकस करते हैं। वाई डबल कॉन्ट्रैक्ट। वाई डबल कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों को पता होगा, जब दो लोगों के बीच कॉन्ट्रैक्ट होता है बाय कॉर्सन, बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, अपने पोजीशन का फायदा उठा के या बाय फ्रॉड, तो वो वाई डबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ है? आंसर इज यस इफ दे आर नॉट अवॉइडेड। अगर वो अवॉइडेड नहीं है, ऑप्शन बी देखते हैं। आर नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ, कैन बी एनफोर्स्ड इफ द कोर्ट डायरेक्ट्स, कैन बी एनफोर्स्ड विथ प्रायर परमिशन ऑफ कोर्ट और गवर्निंग। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। आर एनफोर्सिबल बाय लॉ इफ दे आर नॉट अवॉइडेड। अगर जिसके साथ जोर जबरदस्ती यानी कि कोर्जन हुआ है या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोई अपने पोजीशन का फायदा उठा के आपसे ये कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा है, तो ये आप पे डिपेंड है कि आप उसको अवॉइड करते हो या नहीं। अगर आप उसको अवॉइड कर देते हो तब तो ख़त्म हो जाएगा वो कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, तब तो वो वॉइड हो जाएगा। अगर आप बने रहते हो उस कॉन्ट्रैक्ट में तो वही होता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? इन्फोर्सिबल बाय लॉ है इफ़ दे आर नॉट अवॉइडेड। अगर आपने उसको कैंसिल नहीं किया तो वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ हो जाएगा। वो एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टीज होता है, ठीक है। अगर आपने थ्योरी पढ़ा है या फिर जो मैंने वीडियोस डाले हैं थ्योरी के, अगर आपने वो देख लिया है तो आपको ये चीज़ें अच्छे से मैंने उसमें डिस्कस करी हैं, तो आपको वो ज़रूर देखना चाहिए अगर नहीं देखा है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं 12th क्वेश्चन के। द टर्म ऑफ अग्रीमेंट, ये भी हमने थ्योरी में डिस्कस किया है, अगर आपने देखा होगा तो आपको आंसर इसका पता होगा। तो अग्रीमेंट का जो टर्म है, जो टेन्योर है, क्या वो सर्टेन होना चाहिए, मस्ट बी कैपेबल ऑफ मेड, सर्टेन होना चाहिए, अनएम्बिगियस और क्लियर होना चाहिए। तो इसका तो ऑप्शन जो लग रहा है वो होगा सारे, ऑल ऑफ दी एबव, क्योंकि सर्टेन होना चाहिए, मस्ट बी कैपेबल एंड मेड सर्टेन होना चाहिए, एम्बिगियस एंड क्लियर होना चाहिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव। अ कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द टाइम इट इज मेड, फ्रॉम द टाइम इट परफॉर्मेंस इज ड्यू, एट द टाइम फ्रॉम इट्स परफॉर्मेंस और नॉन ऑफ दी एबव। तो इसका आंसर ये हो जाएगा जब कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया तभी से वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। फ्रॉम द टाइम इट इज मेड, ये क्वेश्चन आ सकता है। कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द टाइम इट इज मेड। हम आगे देखेंगे कि कब हम रिवोक कर सकते हैं, कब तक नहीं कर सकते हैं, तो ये सब हम आगे देखने वाले हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। इन एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, आपको पता होगा ये, इन एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट both the parties have yet to fulfill their promises, both the parties have yet to fulfill their promises, any one party has fulfilled
द प्रॉमिस, बोथ द पार्टीज हैव फुलफिल देयर प्रॉमिस, बोथ बी एंड सी। तो आंसर जो सी है वो इसका आंसर है, ऑप्शन सी इसका आंसर है। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट वो है जहां पर दोनों पार्टी अपने प्रोमिसेस कंप्लीट करती हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता है, तो दैट इज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट भी आपने सुना होगा, तो एनी वन पार्टी हैज फुलफिल्ड द प्रॉमिस, जहां पर एक पार्टी फुलफिल करती है और एक पार्टी फुलफिल नहीं कर पाती, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, सॉरी वो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। एग्जीक्यूटेड कौन होगा? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट वो होगा जहां पर दोनों पार्टीज अपने परफॉर्मेंस कर चुकी है, अपने प्रोमिसेस को फुलफिल कर चुकी है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अवॉइड अग्रीमेंट। क्या वॉइड अग्रीमेंट इलीगल होता है? आंसर इज नो। क्या लीगल अग्रीमेंट वॉइड होता है? आंसर इज यस। तो आपको ये भी पूछ सकते हैं, तो मैं एक क्वेश्चन में, अगर मेरे से 2 क्वेश्चन भी बनता है तो मैं वो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर है अवॉइड अग्रीमेंट इलीगल होता है, आंसर इज नो। लेकिन क्या एक इलीगल अग्रीमेंट वॉइड होगा? आंसर इज यस। क्या वो इज नॉट वॉइड एब इनिशियो, क्या वो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग से ही वॉइड होता है? आंसर इज नो। आंसर इज यस। एक वॉइड अग्रीमेंट जो है वो वॉइड एब इनिशियो होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है? इज नॉट वॉइड एब इनिशियो, तो ये भी आंसर क्या होगा? नहीं होगा। मे और मे नॉट बी इलीगल, तो आंसर इसका ये हो जाएगा। इलीगल हो भी सकता है वॉइड अग्रीमेंट और नहीं भी हो सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर इलीगल अग्रीमेंट है तो वो 100% वॉइड है। लेकिन क्या वॉइड अग्रीमेंट 100% इलीगल है? आंसर इज नो। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? मे और मे नॉट बी इलीगल। ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर इज नॉट लगा दिया गया है। अगर ये इज नॉट नहीं है तो इसका आंसर ये भी हो जाएगा वॉइड एब इनिशियो। अवॉइड अग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो, लेकिन अवॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइड एब इनिशियो। यहाँ पर अगर अवॉइड अग्रीमेंट की जगह अवॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता तो इसका आंसर हो जाता बी। ठीक है, इज नॉट वॉइड एब इनिशियो। तो अभी के लिए क्वेश्चन 15 पे अगर फोकस करें, अवॉइड अग्रीमेंट मे और मे नॉट बी इलीगल। तो इतना डिस्कस कर लिया है हमने इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन पे हमने 3-4 क्वेश्चन बनाया हुआ है, जैसे कि अवॉइड अग्रीमेंट मे और मे नॉट बी इलीगल, अवॉइड अग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो होगा, अवॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइड एब इनिशियो होगा, अ इलीगल अग्रीमेंट 100% वॉइड अग्रीमेंट होगा। तो ये 3-4 चीज़ें एक ही क्वेश्चन से बन रही हैं, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। राइट इन रेम इम्प्लाइज। राइट इन रेम या जस्ट इन रेम सेम मीनिंग होता है। सॉरी। तो इसका ऑप्शन जैसे देखें, अ राइट अवेलेबल अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, a right available against a particular individual, a right available against the government, none of the above। तो इसका जो आंसर है, आंसर हो जाएगा राइट अवेलेबल अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। जब आपके पास राइट अवेलेबल हो सारे वर्ल्ड के खिलाफ, तो आप कह सकते हो राइट इन रेम इम्प्लाइज करते हैं वहां पर। ठीक है। 17 अवॉइड कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर वॉइड अग्रीमेंट था, यहाँ पर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। तो अगर इस ऑप्शन में ये ऑप्शन भी देता, ठीक है, अवॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइड एब इनिशियो, तो इसका आंसर ये होता वॉइड एब इज नॉट वॉइड एब इनिशियो। अवॉइड अग्रीमेंट इज नॉट वॉइड एब इनिशियो, ये आंसर होता। लेकिन यहाँ पर हम ऑप्शन में देखते हैं क्या दिया हुआ है, इज वैलिड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, आंसर इज वॉइड फ्रॉम वेरी बिगनिंग, नहीं, तो ये आंसर नहीं है। इज वैलिड इन द बिगनिंग बट बिकम्स वॉइड लेटर ऑन, ये इसका आंसर जो है ये हो जाएगा। इसका मतलब ही ये है कि शुरू में वो वैलिड है, और अगर सिर्फ वॉइड एब इनिशियो होता तो इसका मतलब है शुरू में ही वो वॉइड है। वॉइड एब इनिशियो का मतलब है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग इट वाज वॉइड। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ समझा रहा हूँ कि क्या क्या है। ठीक है, तो इसका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड इन द बिगनिंग बट बिकम्स वॉइड लेटर ऑन,
लेकिन एक वॉइड एग्रीमेंट जो है, अगर वहीं पर इस वाले क्वेश्चन में अगर आप देखो, अब वॉइड एग्रीमेंट क्या है? वॉइड एग्रीमेंट वॉइड है फ्रॉम वेरी बिगनिंग, यानी कि वॉइड एब इनिशियो है। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 18 a void agreement is one which is forbidden by law, enforceable at the option of one parties, which is not enforceable by law। तो सिंपल है, void agreement क्या है? फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वो void होता है, ठीक है। तो ये क्या enforceable by law होगा? आंसर इज नो। क्या हो जाएगा? तो which is not enforceable by law, जो कि enforceable by law नहीं है। which is not enforceable by law, a void agreement is a void agreement which is not enforceable by law। which of the following statement is false? Question number 19, which of the following statement is false? law of contract is the whole law of obligation, आंसर is no, यानी कि यही आंसर है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमने सेकेंड नंबर क्वेश्चन में पढ़ा था, तो वहाँ भी ऑप्शन में था हुल लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन, तो ऑप्शन ये आंसर नहीं था। तो इसलिए हम ये समझ रहे हैं कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हुल लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन नहीं है, वो उसी ऑब्लिगेशन से डील करता है जो कि अग्रीमेंट से लीगल ऑब्लिगेशन अराइज हो, ठीक है। बाकी सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी इन राइटिंग, ये भी सही है। ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर अग्रीमेंट, ये भी सही है। ऑल इलीगल अग्रीमेंट आर वॉइड, ये भी सही है। हमने क्वेश्चन नंबर 15 में डिस्कस किया था, अगर इलीगल अग्रीमेंट है तो वो तो 100% वॉइड है, लेकिन वॉइड अग्रीमेंट इलीगल हो ये जरूरी नहीं है। इलीगल हो भी सकता है और नहीं भी। सारे कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो अग्रीमेंट हो सकते हैं, लेकिन क्या सारे अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं? आंसर इज नो। वही अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं जो कि इन्फोर्सिएबल बाय लॉ हो, ठीक है। जो इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं होगा वो अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, लेकिन सारे कॉन्ट्रैक्ट क्या हैं? अग्रीमेंट हैं। तो ये इसमें मोस्टली क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इसमें जो है आ सकता है आपको काफ़ी सारा क्वेश्चन। 19 में क्वेश्चन को सही से पढ़िए, ठीक है। अब हम 20th क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following contracts are not recognized by Indian Contract Act 1872? Which of the following contract are not recognized by Indian Contract Act 1872? Recognizance, court judgment, contract under seal। तो इसका आंसर जो है वो ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following statements is false in respect of formal contract? अगर आपने थ्योरी लेक्चर देखा है तो आपको ये भी पता होगा। फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट इसमें से फॉल्स है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, इट शुड हैव कंसीडरेशन। फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में कंसीडरेशन कोई जरूरी नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट? उसके रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो इट शुड बी इन पर्टिकुलर फॉर्म, इट शुड बी इन राइटिंग एंड विटनेस, ये भी सही है। इट शुड हैव कंसीडरेशन, ये फॉल्स है, ठीक है। कंसीडरेशन इज नॉट नेसेसरी, ये भी सही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। अंडर द इंग्लिश लॉ विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिकॉग्नाइज्ड एज फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील रिकॉग्निशन। पैरोल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो होता है ओरल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मल क्या होना चाहिए? राइटिंग में होना चाहिए। लेकिन इंग्लिश लॉ जहाँ पर रिकॉग्नाइज करता है एज फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, तो उसका जो आंसर है वो है बोथ ए एंड बी। रिकॉग्नाइजेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील होना चाहिए, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। एक्सेप्टेंस इज टू ऑफर व्हाट अ लाइटेड मैच is to a train of gunpowder. This statement indicates once an offer is accepted, it result in binding contract. अगर ऑफर आपने एक्सेप्ट किया तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपके ऊपर बाइंड हो जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 24, एन ऑफर कम टू एन एंड बाय एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन, रिवोकेशन या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आप स्क्रीन पे ध्यान दीजिए प्लीज। इसका एन ऑफर, एक ऑफर कब खत्म हो जाएगा, तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, रिवोकेशन। जब आप रिवोक कर दोगे ऑर्डर, एक्सेप्ट करोगे तब तो चलता ही रहेगा, कम्युनिकेशन में भी तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिवोकेशन हो जाएगा। ठीक है। डेथ और इंसैनिटी ऑफ द प्रपोजर, प्रपोजल मतलब कौन, जो ऑफर बना रहा है, विल रिवोक द प्रपोजल। डेथ और इंसैनिटी ऑफ द प्रपोजर, जो बना रहा है उसकी डेथ या इंसैनिटी हो जाती है तो क्या प्रपोजल रिवोक हो जाएगा। आंसर इज इफ द फैक्ट ऑफ द डेथ, डेथ का क्या कारण है, किस कारण से डेथ हुआ, और इंसैनिटी इज नॉन टू द ऑफरी, अगर ऑफरी कौन है, जो एक्सेप्ट करता उस ऑफर को या जिसने ऑफर को एक्सेप्ट किया है, जिसने ऑफर को एक्सेप्ट किया वो होगा ऑफरी। ठीक है। और जो प्रपोजर है वो क्या हो जाएगा, ऑफरर। अगर उसकी डेथ हो जाती है, इंसैनिटी हो जाती है, तो क्या प्रपोजल रिवोक हो जाएगा, हो जाएगा। उसी केस में होगा अगर ऑफरी को मालूम हो कि डेथ किस वजह से हुई है उसमें। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 26, एन ऑफर स्टैंड रिवोक्ड, एन ऑफर स्टैंड रिवोक्ड इफ द फैक्ट ऑफ द डेथ और इंसैनिटी इज नॉन टू ऑफरी, ये आंसर तो है। बाय काउंटर ऑफर अगर देता है ऑफरी तो भी, बाय रिजेक्शन ऑफ ऑफर अगर रिजेक्ट कर देता है ऑफर को तो भी, तो ऑल ऑफ द अबव, वो तभी के तभी क्या हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा। ये सब काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप जरूर एक बार पढ़ के जाएं। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27, क्रॉस ऑफर डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज, इसका आंसर क्या होगा, इसका जो आंसर हो जाएगा, क्रॉस ऑफर डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज देयर इज नो एक्सेप्टेंस, देयर इज इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, क्रॉसिंग इम्प्लाइज कैंसिलेशन, इट अमाउंट्स टू काउंटर ऑफर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, देयर इज नो एक्सेप्टेंस। क्रॉस ऑफर डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट, क्रॉस ऑफर क्यों नहीं एक कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्स्टिट्यूट कर पाता है, क्योंकि वहां पर कोई एक्सेप्टेंस ही नहीं होती। मैंने आपको एक ऑफर दिया, आपने मेरे को उल्टा ऑफर दे दिया, तो एक्सेप्टेंस तो है ही नहीं, तो देयर इज नो एक्सेप्टेंस, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट कॉन्स्टिट्यूट ही नहीं होता दो लोगों के बीच में। ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, अ प्रपोजल कैन बी रिवोक्ड, एक ऑफर को कब रिवोक किया जा सकता है, बिफोर पोस्टिंग ऑफ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस बाय द एक्सेप्टर। जैसे मैं प्रपोजर हूँ, यानी कि जो मैंने ऑफर बनाया आपके लिए, तो मान लीजिए मैंने आज जो है आज जो है आज है आज जैसे 21 दिसंबर है। ठीक है। आज मैंने ऑफर बनाया, आपको मैंने ऑफर दिया और आपने उसको एक्सेप्ट किया कल। आप पोस्ट कर रहे हो लेटर, लेकिन कल से पहले ही आप उसको रिवोक कर सकते हो। जैसे ही आपने पोस्ट कर दिया ना, उसके बाद आप रिजेक्ट मतलब रिवोक नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर वही है, इसका आंसर यही होगा, बिफोर पोस्टिंग ऑफ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस बाय द एक्सेप्टर। एक्सेप्टर कौन हो, आप हो। मैं कौन हूँ, ऑफर बनाने वाला, मेकिंग बार। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऑफर बना रहा हूँ आपके लिए, आपको मैंने ऑफर दिया है और आप लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट करने वाले हो कल। तो कल से पहले ही आप जो है क्या कर सकते हो, रिवोक कर सकते हो। तो बिफोर पोस्टिंग ऑफ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, वो मेरे को मिला और लेटर या नहीं मिला उस वो रेलिवेंट नहीं है, लेकिन आपने जिस डेट पे पोस्ट करने वाले थे उससे पहले आपको रिवोक करना है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिफोर पोस्टिंग ऑफ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस बाय द एक्सेप्टर। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज नॉट नेसेसरी, किस केस में एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन जरूरी नहीं है, बाय परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन ऑफ द ऑफर बाय ऑफरी, बाय एक्सेप्टेंस ऑफ कंसिडरेशन बाय द ऑफरी, बाय एक्सेप्टेंस ऑफ बेनिफिट सर्विस बाय द ऑफरी। तो इसका जो आंसर है
वो ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। अगर परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन, जो भी ऑफर का कंडीशन है वो आपने परफॉर्म कर दिया है, यानी कि ऑफरी आप हो, मैं ऑफरर हूँ, मैंने आपको ऑफर दिया, उसमें जो भी कंडीशन था वो आपने परफॉर्म कर दिया है, तो कम्युनिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर आपने एक्सेप्ट कर लिया जो भी कंसिडरेशन है, यानी कि ऑफरी ने एक्सेप्ट कर लिया जो भी कंसिडरेशन है, तो भी कम्युनिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। और एक्सेप्टेंस ऑफ बेनिफिट और सर्विस बाय द ऑफरी, ऑफरी ने ये भी एक्सेप्ट कर लिया जो भी उससे बेनिफिट या सर्विस आपको मिले हैं वो, तो इसका आंसर ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट के तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, a counter offer proposing different terms and condition. A counter offer proposing different terms and condition amounts to acceptance of the offer. Option B amount to rejection of the offer. Option C results in making of the provisional contract. या फिर डी बोथ बी एंड सी। तो इसका जो काउंटर ऑफर प्रपोजिंग डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशन, तो इसका जो आंसर होगा अमाउंट टू रिजेक्शन ऑफ द ऑफर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अमाउंट टू रिजेक्शन ऑफ द ऑफर। अब हम क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। A response to invitation to treat lead to an agreement, इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा रिस्पॉन्स। कोई भी रिस्पॉन्स आता है तो उसको इनविटेशन टू ट्रीट कर लेते हो ऐसे कि वो एक अग्रीमेंट है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। जैसे कि ऑप्शन बी देखोगे, अ वैलिड ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, ये स्टेटमेंट सही है। सप्लाइंग इन्फॉर्मेशन इज नॉट एन ऑफर, ये भी सही है। अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन सप्लाई कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ऑफर दे रहे हो, ठीक है। A request for tender is an invitation to treat, ये भी स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो गलत क्या है, ऑप्शन ए। रिस्पॉन्स जो कि इन्विटेशन टू ट्रीट है उसको आप लीड टू एन अग्रीमेंट कर देते हो। क्वेश्चन नंबर 32, when the promisee does not accept the offer of performance। promisee कौन, ऑफरी, ऑफरी कहो, प्रोमिसी कहो या एक्सेप्टर ऑफ ऑफर कहो, वो क्या करता है, डज नॉट एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, द प्रोमिसर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस। इसका जो है ये है आंसर हो जाएगा, ये ट्रू है। अगर प्रोमिसी एक्सेप्ट नहीं करता है ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस तो प्रोमिसर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा नॉन परफॉर्मेंस के लिए। जैसे मैंने आपको ऑफर दिया और आप उस ऑफर पे जो भी परफॉर्मेंस है वो आप नहीं कर रहे हो, तो उसके लिए मैं भी बाद में फिर कोई परफॉर्म नहीं करूंगा ना उसको, तो उसके लिए मैं लायबल नहीं होऊंगा। अब हम 33 देख लेते हैं। फॉर एन एक्सेप्टेंस टू बी वैलिड इट मस्ट बी, एक एक्सेप्टेंस को वैलिड करने के लिए क्या करना होगा। क्या वो पार्शियल और अनक्वालिफाइड हो सकता है, नहीं हो सकता। पार्शियल और अनक्वालिफाइड नहीं हो सकता। एब्सोल्यूट या क्वालिफाइड नहीं हो सकता। दोनों चीज़ें होनी चाहिए, एब्सोल्यूट भी और अनक्वालिफाइड भी। एब्सोल्यूट प्लस अनक्वालिफाइड अगर एक्सेप्टेंस है तो वो वैलिड होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 34, एक्सेप्टेंस टेक्स प्लेस एज अगेंस्ट द प्रपोजर व्हेन द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड बाय द एक्सेप्टर। एक्सेप्टेंस कब टेक प्लेस होगा, एज अगेंस्ट द प्रपोजर। जैसे मैं प्रपोजर हूँ, आप प्रॉमिस, मतलब आप ऑफरी हो, मैं ऑफरर हूँ, मैंने ऑफर दिया आपको, आपने उसको एक्सेप्ट किया, तो कब वो माना जाएगा कि आपने एक्सेप्ट कर लिया, जब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दोगे आप, तब मान लिया जाएगा कि आपने एक्सेप्ट कर लिया। तो रिवोक कब तक कर सकते हो, बिफोर पोस्टिंग ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ लेटर, ठीक है। तो ये हमने पहले ही पढ़ा था, तो इसका आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन ए। अब 35 देख लेते हैं। एन एडवर्टीजमेंट फॉर सेल ऑफ गुड्स बाय ऑक्शन, एन एडवर्टीजमेंट फॉर सेल ऑफ गुड्स बाय ऑक्शन, ये क्या है, ये अमाउंट्स टू एन इन्विटेशन टू ऑफर है, या अमाउंट्स टू एन ऑफर टू होल्ड सच सेल है, या अमाउंट टू एन इम्प्लाइड ऑफर, या अमाउंट टू जनरल ऑफर है। तो ये जनरल ऑफर नहीं है, ये है अमाउंट्स टू एन इन्विटेशन टू ऑफर। अब हम आगे बढ़ते हैं। 35 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, 15 के करीब और बचे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ।
कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन द एक्सेप्टर, कॉन्ट्रैक्ट कब फॉर्म होगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कब फॉर्म, कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन द एक्सेप्टर क्या करेगा, ये इसका आंसर जो है वो है ए, हैज़ डन समथिंग टू सिग्निफाइज हिज इंटेंशन, वो कुछ ऐसा एक्शन करे जिससे कि वो अपने इंटेंशन को बता पाए, सिग्निफाई कर सके अपने उसके इंटेंशन को, जो चीज़ें कुछ ऐसा करे जो उसके इंटेंशन को बता सके, ठीक है। मेक हिज माइंड टू डू सो, रीड द ऑफर, ऑल ऑफ द अबव, तो इसका आंसर ए होगा, हैज़ डन समथिंग टू सिग्निफाइज हिज इंटेंशन। 37. If the offeree does not accept the offer according to the mode prescribed, then the offerer may accept or reject such acceptance. जब ऑफरी क्या करेगा, ऑफरी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है किसको, ऑफर को, अकॉर्डिंग टू द मोड, जिस मोड में प्रेस्क्राइब किया गया ऑफर उस मोड में एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, किसी और मोड में मान लो कर रहा है, तो ऑफरर क्या करेगा, वो एक्सेप्ट भी उस एक्सेप्टेंस को करेगा या रिजेक्ट भी कर सकता है उस एक्सेप्टेंस को। जिस मोड में ऑफरी ने एक्सेप्टेंस दी है उस मोड में ऑफरर एक्सेप्ट कर भी सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है, वो टोटल ऑफरर के डिस्क्रेशन पे डिपेंड करता है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट होगा, द लेटर इज पोस्टेड टू द ऑफरी, जब मैंने आपको ऑफर दिया, मतलब पोस्ट एक लेटर के थ्रू ऑफर दे रहा हूँ, तो अगर लेटर के थ्रू दे रहा हूँ तो कब कंप्लीट माना जाएगा ऑफर को, जैसे कि मैंने लेटर पोस्ट किया आपके लिए तब, या फिर द लेटर जब आपको रिसीव हुआ तब। तो मैं जब ऑफर दे रहा हूँ आपको, तो जब आपको रिसीव होगा तभी आप उस ऑफर के बारे में आप कुछ जानेंगे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। तो कब कंप्लीट होगा, जब लेटर आपको रिसीव होगा, लेकिन रिवोक आप कब कर पाओगे, उस एक्सेप्टेंस से पहले, जो आप लेटर पोस्ट करोगे एक्सेप्टेंस की, उससे पहले आपको रिवोक करना पड़ेगा, अगर आपको रिवोक करना है तो। अगर आपने एक बार एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट कर दिया उसके बाद वो रिवोक नहीं कर पाओगे। तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट होगा, जब आपको ऑफरर का लेटर मिलेगा, यानी कि रिसीव होगा, यानी कि ऑफरी को जब वो रिसीव हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस टेक प्लेस व्हेन एंड वेयर द मैसेज इज रिसीव्ड, आंसर इज ट्रू। एक्सेप्टेंस कब टेक्स प्लेस, एक्सेप्टेंस कब लेगा, व्हेन एंड वेयर द मैसेज रिसीव्ड, तो इसका जो आंसर है वो सही है। एक्सेप्टेंस तभी टेक प्लेस होगा जब आपको वो मैसेज रिसीव हो। मेंटल एक्सेप्टेंस इज नो एक्सेप्टेंस एट ऑल, अपने मन ही मन में एक्सेप्टेंस दे दिया तो वो एक्सेप्टेंस नहीं वैलिड होगा, यानी कि मेंटल एक्सेप्टेंस क्या वो वैलिड होगा, आंसर इज नो। बाइंडिंग प्रॉमिस नहीं, नॉन ऑफ द अबव, इसका भी ये भी आंसर नहीं होगा, तो इसका क्या आंसर होगा, नो एक्सेप्टेंस एट ऑल। A bid to an auction sale is an implied offer to buy, an express offer to buy. एक बिड है ऑक्शन सेल में, वो क्या है, क्या वो इम्प्लाइड है, आंसर इज नो। क्या वो एक्सप्रेस है, आंसर इज यस। जब ऑक्शन में बिड लगती रहती है 40 लाख 50 लाख 50 लाख 55 लाख ऐसे करके, तो वो एक्सप्रेस ऑफर है किसी भी चीज़ को बाय करने के लिए। तो ये सब आपको एग्जाम में पूछ सकता है एग्जाम्पल के थ्रू भी, तो रेडी रहिए। अब क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। General offers open for world at large can be accepted by any person in the world, any person with the country, any person who complies with the condition of the offer, of course. जैसे आप कोई सिम यूज करते हैं और वो ऑफर सभी के लिए है तो वो जनरल ऑफर है, लेकिन वो किसी पर्सन के लिए है, वो अपने सिर्फ एम्प्लॉय को वो ऑफर दे रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, स्पेशल ऑफर हो जाएगा। ठीक है, फर्क सिर्फ जनरल और ऑफर में इतना ही है। जनरल में सभी पब्लिक के लिए होता है, तो वो पर्सन जो कि कंप्लाई करे उस कंडीशन ऑफ ऑफर को, आपने पहला ऑप्शन पढ़ते ही अगर लगा दिया होगा तो आंसर गलत हो जाएगा।
तो इसलिए ऑप्शन पूरा पढ़ें। एनी पर्सन हु कंप्लाई विद द कंडीशन ऑफ द ऑफर, तो इसका जो आंसर राइट आंसर है वो हो जाएगा सी। द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट as against the acceptor when it is posted by him, when it is put in the course of transmission, when it comes to the knowledge of the proposer। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। जब प्रपोजर के नॉलेज में आया तब। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा? जब प्रपोजर यानी कि जो ऑफरर है उसके नॉलेज में आ गया कि आपने एक्सेप्ट किया है या नहीं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। इफ द कम्युनिकेशन इज मेड बाय अनऑथोराइज्ड पर्सन, अनऑथोराइज्ड पर्सन ने कोई कम्युनिकेशन की है तो इट डज नॉट रिजल्ट इज एन कॉन्ट्रैक्ट, अग्रीमेंट, ऑफर या फिर कंसिडरेशन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अग्रीमेंट। इफ द कम्युनिकेशन इज मेड बाय अनऑथोराइज्ड पर्सन इट डज नॉट रिजल्ट इन एन अग्रीमेंट, नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45। Which section of Indian Contract Act define performance of the condition of a proposal is an acceptance of the proposal? सॉरी, किस सेक्शन में ये डिफाइन किया गया है कि अगर आप कंडीशन को परफॉर्म कर देते हो जो भी ऑफर में है तो वो एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल माना जाएगा। तो वो जो है वो सेक्शन 8 में हमें बताएगा। विच सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइन परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन, जो भी प्रपोजल में कंडीशन दिया गया उस कंडीशन को अगर आप परफॉर्म कर देते हो तो उसको एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा, वो सेक्शन 8 में बताया गया है। विच सेक्शन ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिफाइंस अ प्रपोजल मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजल बट नॉट आफ्टरवर्ड्स, ये है सेक्शन 5 में बताया गया है। तो कुछ सेक्शन भी आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि एग्जाम में पॉसिबली आ सकता है। 47 अगर देखें, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अ प्रॉमिस इज a communication of intention to do something, a proposal which has been accepted, a gentleman word to do something, a statement on oath। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक प्रॉमिस क्या है? प्रॉमिस है एक प्रपोजल जो कि एक्सेप्ट कर लिया गया। एक मैंने आपको ऑफर दिया, आपने उसको एक्सेप्ट किया तो वो क्या हो जाएगा? एग्रीमेंट, मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से प्रॉमिस हो जाएगा। प्रॉमिस क्या है? एक अग्रीमेंट ही है। जब प्रॉमिस को आप एक्सेप्ट कर लेते तो अग्रीमेंट बन जाता है, जब अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ लेते हैं। When parties into a contract on telephone, the contract becomes complete at the place where acceptance is heard by the proposer. This has been provided in no section of Indian Contract Act but so decided by Supreme Court। जुडिशियल डिसीजन की वजह से आप इसको क्या करोगे? मान लोगे कि एक्सेप्ट कर लिया गया है। ठीक है, अ प्रॉमिसी इज a person who makes a promise, a person who monitor the statement of intention of two party, a person to whom the promise is made। प्रॉमिसी कौन है? प्रॉमिसी वो है जिसके लिए ऑफर बनाया गया है या फिर प्रॉमिस किया गया है, और जिसने प्रॉमिस बनाया है वो कौन है? वो है प्रॉमिसर। वो कौन है? प्रॉमिसर है। अ पर्सन हु मेक्स प्रॉमिस, ये कौन है? ये है प्रॉमिसर। अ पर्सन टू हुम द प्रॉमिस इज मेड, ये कौन है? ये है प्रॉमिसी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्विटेशन फॉर ऑफर, इसमें से कौन सा इन्विटेशन ऑफ ऑफर लग रहा है आपको? अ टेंडर टू सप्लाई गुड्स एट अ सर्टेन टाइम, अ रिक्वेस्ट फॉर अ लोन, बिड्स इन एन ऑक्शन सेल, नहीं। अ कैटलॉग ऑफ गुड्स फॉर सेल, ये क्या हो जाएगा? इन्विटेशन। ये क्या हो जाएगा? इन्विटेशन फॉर ऑफर, ऑफर के लिए इनवाइट कर रहे हो। अ कैटलॉग ऑफ गुड्स फॉर सेल। तो ये जो है ये हमारा था आज का लास्ट क्वेश्चन। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इसको शेयर करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनका भी एग्ज़ाम आ रहा होगा जो भी फाउंडेशन या इंटर में है।
और जिनके लिए ये टॉपिक रेलिवेंट है प्लीज़ उनके साथ शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम अगला जो इसका पार्ट है वो हम बहुत जल्दी लेकर आएंगे, क्योंकि 2 जनवरी से एग्ज़ाम है आपके। तो परसों तक एक और इसका पार्ट आ जाएगा, जिसमें हम एक और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ही टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो अभी के लिए तो फिलहाल इतना ही, बाकी देखते रहिए ECMA क्लासेस। और जो लास्ट का हमने लेक्चर डाला था थ्योरी का, वो भी प्लीज़ आप देखिएगा। 55 मिनट का है, लेकिन वो 55 मिनट अगर आपने कर लिया तो आपको मैक्सिमम MCQ आप कवर कर पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच।